नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। यहाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है अब एक नहीं दो एग्जाम्स की तैयारी हम लोग को करना है और करीब जून से लेकर जुलाई तक के बीच में अब हम लोग को अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जून के आसपास जो आप लोग के आरओ की एग्जाम और जुलाई में जैसा कि आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर जो है यूपीपीसीएस का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो आप पेपर 1 देख रहे हैं, जीएस पेपर 1, जहां यूपीपीसीएस के लिए तो माई बाप है, वहीं आपके आरओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 140 प्रश्न यहीं से आते हैं। और सबसे बड़ा खेल उन्हीं 140 प्रश्नों से होता है, क्योंकि हिंदी के तो प्रश्न होते हैं, उसे मना नहीं करूंगा, उससे भी कट ऑफ में असर पड़ता है, लेकिन ये ज्यादा असर करता है क्योंकि हिंदी पे काफी लोग अच्छा कर जाते हैं और जीएस में ऊपर नीचे करके उनका रैंक ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्लास के शुरुआत में इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तो चलिए इस प्रैक्टिस क्लास को शुरू करते हैं। और जो ये आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर डेली सुबह 10 बजे, जी हाँ, डेली सुबह 10 बजे आप लोग के लिए क्लास लाई जा रही है, तो देखिए। और शाम को 6 बजे भी आप लोग के लिए यहाँ पर क्लासेस जो है होंगी, ठीक है। तो इसे जान लीजिए, 2 क्लासेस दिन भर में डेली लाने का यहाँ पर प्रयत्न किया जा रहा है। तो इसलिए फटाफट जो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए क्लास होती है। और उससे पहले कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे क्लासेस नहीं मिलते। आप क्लास देख के खुद समझ जाओगे कि क्यों मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। पहले आप क्लास देख लो। पहला प्रश्न यहां पर है कि एडल गिव हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट। जी भैया, फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 में आया, ठीक है। देखिए, करंट अफेयर संबंधित प्रश्न हो गया। इसमें जो दानदाताओं की सूची आई है, ठीक है, इसमें जो दानदाताओं की सूची आई है, इसमें शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। चलिए बताइए, शीर्ष स्थान किसे हासिल हुआ है, जवाब दीजिए। चलिए बताइए, यहां पर किसे भैया शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, पहले आप लोग नाम तो देखो, मैं ऑलरेडी सामने हूं तो कैसे देखोगे, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए। यहां पर आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताइए क्या होगा। शिव नाडर, रतन टाटा, मुकेश अंबानी। तो देखिए दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए इसका सही जवाब है शिव नाडर। शिव नाडर जी, पता है ये जो है आपके जो भारत में दानदाता हैं उनमें सबसे पहले आते हैं, ठीक है। इन्होंने करीब 2042 करोड़, कितना, 2042 करोड़ रुपया जो है दान में जो है 2023 में दिया हुआ, ठीक है। अगर हम देखा जाए कि दान देने वालों का क्या परसेंटेज है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज आपका क्या होता है, फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि जो दवा से संबंधित क्षेत्र, वहां से दान देने वालों की संख्या करीब आपके 17% आती है। वहीं पर आपके उसके बाद अगर कोई नंबर आता है तो आपका जो केमिकल और पेट्रोकेमिकल से है, जी भैया, केमिकल और पेट्रोकेमिकल से जो आपके क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो लोग करीब 11% का योगदान देते हैं, ठीक है। ये आप जाने रहिएगा। ये आपका नाम क्या क्या है, शिव नाडर जी हैं, जो आपके इंडिया में टॉप किए हैं। ये जो है HCL, जानते हो, HCL के जो है ये जुड़े हुए हैं, HCL के चेयरमैन हैं। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आपके प्रेम जी आते हैं, अजीम प्रेम जी, जो विप्रो कंपनी के, ठीक है भैया। इंडिया से जो मैं आपको 3-4 नाम बता देता हूं, विप्रो के अजीम प्रेम जी द्वितीय स्थान पे आते हैं। तृतीय स्थान पे आपके आते हैं मुकेश अंबानी जी, ठीक है। मुकेश अंबानी जानते हो, रिलायंस से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपके आते हैं कुमार मंगलम, जो बिरला से, ठीक है। कुमार मंगलम जो बिरला ग्रुप से जुड़े हुए, कुमार मंगलम बिरला उनका पूरा नाम है, ठीक है। वो आपके जो है चौथे नंबर पर आपके आते हैं। फिर आपके आते हैं कौन, जी हाँ दोस्तों, जिसका सबको इंतजार है, क्या, गौतम अडानी। ये 5वें नंबर पर आते हैं, जो ये लिस्ट आई है इसके अनुसार, ठीक है, समझ गए। और अगर शहरों के अनुसार पूछ लिया जाए तो सबसे आगे अगर कोई शहर है तो मुंबई है, फिर न्यू दिल्ली, फिर बेंगलोर। कौन सा, मुंबई, फिर न्यू दिल्ली, फिर आपका कौन सा, बेंगलोर, ठीक है। ये जो है 3 टॉप स्टेट है जहां सबसे ज्यादा क्या दानदाता रहते हैं, या यहां से सबसे ज्यादा दान दिया गया इस लिस्ट के अनुसार। क्लियर। अब एक प्रश्न से आप समझ गए होंगे कि एक प्रश्न आपको इतना कुछ बता देता है कि आप जो है इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आ जाए, क्योंकि देखो यूपीपीसीएस, आप आरओ इस साल का एग्जाम देखे थे, नहीं देखे थे, करंट अफेयर्स के प्रश्न जाके देख लेना, खुद समझ जाओगे कि मैंने इतनी लंबी चौड़ी व्यथा क्यों बताई। क्यों जो एक लाइन का जवाब था उसे मैंने कम से कम 20 लाइन ऐड की, क्योंकि भैया यही आपके लिए जरूरी है। आप प्रैक्टिस करने आए तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आपको वो चीजें बताऊं जो आपके कहीं से भी इस प्रश्न से रिलेटेड टच होकर के प्रश्न में
आ सकता है। तो टॉप 5 बताया, शहर बताया, इन्होंने कितना दिया था वो बताया, किस सेक्टर से कितना पैसा जा रहा है वो बताया, और कौन सी लिस्ट है ये बताया, किस साल के लिए ये बताया। तो सारी चीजें समझ के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी बात पे अब कर दो सब्सक्राइब। एक प्रश्न समझ गए, कर दो। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जी भैया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने जो है आप समझिए यहाँ कई कंपनियां, एक जो आपका क्या लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड में, ठीक है, में यानी इसमें पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, आई आरईसी लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और किस कंपनी ने 100% जो हिस्सेदारी के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी। अर्थात ये कह रहा है ये कंपनी में 100% हिस्सेदारी हो गई है, ये सारी कंपनियों का यहां से लेकर के यहां तक का, और इस कंपनी का नाम पूछ रहा है कि वो एक कंपनी और कौन सी जिसने हिस्सेदारी ली है, और इसे किसने मंजूर किया है। तो भैया इसे मंजूर किया है सीसीआई यानी क्या, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या जवाब दिया, SJVN लिमिटेड, ठीक है, SJVN लिमिटेड ने जो है इसमें अपनी जो है खरीदा है। अच्छा आप लोगों को पता है जो REC आप लोग देख रहे हो, ये REC आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, ये REC रिलायंस नहीं बल्कि क्या है, रूरल इलेक्ट्रिशियन कॉर्पोरेशन है, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, इलेक्ट्रिशियन शायद मैंने बोला था, माफ करेगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है। ये सारी जो आप देख रहे हो कंपनियां, ये सारी कंपनियों का काम क्या है, ये बिजली से संबंधित यानी पावर सेक्टर से संबंधित कंपनियां हैं, तो ये भी पता रख लेना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने डल झील में, डल झील कहाँ है, श्रीनगर में, ठीक है, इतना पता है, अपना पहला फ्लोटिंग आई हैव स्पेस स्टोर खोलने की घोषणा की है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानिएगा। ये बेसिकली काम क्या करते हैं, आई हैव स्पेस स्टोर जो है ये काम ये करते हैं कि जो वहां के लोकल ऑनर होते हैं या छोटे दुकानदार होते हैं, उनसे ये क्या करते हैं, अपना एक जो है एग्रीमेंट कर लेते हैं, और इससे क्या होता है जब कोई इनसे सामान खरीदता है तो ये वहां पर लोकली लोगों से उसे भिजवा देते हैं, जिससे क्या होता है सामान जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। उसके लिए जो है 2005 में अमेजॉन इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी, उसका नाम था आई हैव स्पेस, ठीक है, आई हैव स्पेस शुरुआत किया था, जो अब फ्लोटिंग में आपके डल झील पर शुरू की गई है अमेजॉन इंडिया की तरफ से। आप लोग मुद्दा समझ के क्या है कि जल्दी जल्दी जो है और सही तरीके से क्या है जो कंज्यूमर उस तक सामान पहुंचाए, उसके लिए वहां के लोकल लोगों से ये जो क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसे वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए यहाँ पर चर्चा 2023 की गई है, लेकिन मैं साथ में 2022 का भी बताऊंगा, क्योंकि 2022-23 जो है साथ में दिया गया। अच्छा एक चीज तो आप समझ गए कि जो रामानुजन पुरस्कार होते हैं वो जो गणित क्षेत्र से, जी भैया मैथमेटिशियन क्षेत्र से जो होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आप लोग जवाब दिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या हो सकता है आपका जवाब। तो जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, यहां पर इसका सही जवाब हो जाता है आपका रुसियांग झांग। क्या नाम है, रुक्सियांग झांग। वही 2022 का अगर पूछा जाए तो इंग उंग तांग, क्या नाम है, इंक्विंग तांग, इनक्विंग तांग, ठीक है, इनक्विंग तांग। ये दोनों जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से जो है पढ़ रहे हैं, और इन दोनों को इनके गणित के क्षेत्र में अच्छे योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। अच्छा रामानुजन पुरस्कार में मिलता क्या क्या है आप लोगों को पता है, तो रामानुजन पुरस्कार में जो है आपको क्या कहते हैं इसमें जो है $10,000 का कैश प्राइज दिया जाता है, और इसको देने के लिए एक शर्त है, एक शर्त आप समझिए क्या है कि जो पाने वाला होगा उसकी उम्र 32 साल से कम होगी, यानी कि उसने 32 साल से कम उम्र में अगर गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया है तो मिलता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 2005 में, ठीक है, 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा यहाँ पर सही है, जवाब आप लोग को देना है, बताइए क्या होगा, केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है कथन पढ़िए, G20 से जो भी प्रश्न बन रहा है मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है। आप लोग को जितने प्रैक्टिस में अगर G20 संबंधित प्रश्न कर ले रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं से आप क्लासेस देखते रहिए दोस्तों, 2500 प्रश्न में इतनी चीजें मैं बता दूंगा ना, मैंने बार बार कहा, आप मेरी क्लास देखो, क्लास देख के मेरी क्लास से शॉर्ट नोट्स बना लो,
शॉर्ट नोट्स बना करके जो सुबह 10 बजे आप बैठे, क्या है सुबह में क्यों प्रैक्टिस क्लास लाता हूँ, जिससे आप जब रात में सोने जाए तो उसके बाद रिवीजन कर सके, ठीक है। तो सुबह पढ़ लो, उससे जो नोट्स बना पाओ बना लो 1-2 घंटे में क्लास लेकर के, फिर शाम में जब आप बाकी दिन भर अपना पढ़ो, जो पढ़ना जैसे पढ़ना पढ़ो, लेकिन जब रात में आप बेड पर जा रहे हो सोने जा रहे हो तो उससे 1 घंटा पहले समय निकालिए, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपका पूरा क्या है, जितनी आप चीजें पढ़ रहे हैं आपका क्या हो जाएगा, पूरा एक क्या रिवीजन हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, अपनी नींद ले लीजिए, ठीक है। समझ गए? चलिए, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हेलो, हाँ, मुझे लगा आवाज ही चली गई। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 1 और 2 दोनों जवाब दिया, उस सही गलत, ठीक है। जितने लोगों ने क्या यहाँ पर 1 और 2 दोनों जवाब दिया, उस सही गलत, ठीक है। कोई चीज अब अचानक से जैसे रोका कैसे आ सकता है, बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर है वर्ष 2023 में सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है भारत ने किस देश को हराकर जीता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि सैफ अंडर 16 जो सैफ प्रतियोगिता है ये है किस सेक्टर से, मतलब किस खेल से जुड़ा है। तो आपको पता होना चाहिए ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। किससे? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अब बताइए किस देश को जो है भारत ने हराकर, अंडर 16 की बात हो रही है, ये अंडर 16, अंडर 17, अंडर 20 कई सेक्टर में होता रहता है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें बताओ कौन सा है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया बांग्लादेश को भारत ने हरा करके पांचवी बार जो है ये टाइटल जीता है। और इसका आयोजन जो है आपके भूटान देश में हुआ था। कहां पर? भूटान देश में जो है इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो यहां से 3-4 चीजें जो आपके लिए जरूरी है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। वहीं पर इस चैंपियनशिप का फेयर प्ले अवार्ड ये जान लेना, फेयर प्ले अवार्ड अगर किसी को मिला है तो फेयर प्ले अवार्ड पाने वाला देश आपका पाकिस्तान है, ठीक है। चलो दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान नाम आ गया कुछ इंपॉर्टेंस यहां पर भी हो जाते तो आपको जानना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ना पुस्तक है ये, मेमोरीज नेवर डाई, ठीक है। ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाई। दरअसल कुछ शख्सियत ऐसे होते हैं ना जिनके बारे में हम जानना नहीं, बल्कि हम ऐसा चाहते हैं, अगर वास्तव में आप कुछ करना है तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम उनके साथ कुछ दिन गुजारें, क्योंकि वो ऐसे शख्सियत होते हैं कि उनके बीते पलों को अगर आप थोड़ा सा भी जानिए, उनके बातों को सुनिए, तो आपको ऐसा फील आता है यार ये इंसान नहीं, इसे तो मतलब उनके साथ में बैठ सकूं, कुछ सीख सकूं, कुछ इनसे जान सकूं, मतलब उनके बारे में सोच सोच के भी आपका एक दिन अगर पास हो जाए तो कोई खराबी नहीं होगी, ना कोई दिक्कत होगी। तो उन्हीं में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुझे तो बहुत जो है मोटिवेट करते हैं। इनकी चीजों को जब मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छी, या बहुत कम बोलते थे, इनके चीजें बहुत कम बोलते थे, बोलना तो पसंद नहीं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर ही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए ये जो किताब जो है लिखी है, ठीक है, ये इनकी भतीजी है, उनका नाम क्या है, डॉक्टर नजेना मारी प्लायर। क्या नाम है? डॉक्टर नजेना, ये क्या नाम है, मरेकर। और उसके बाद क्या, इसरो साइंटिस्ट है डॉक्टर वाई राजन। इन दोनों ने मिल करके जो है ये पुस्तक लिखी। ये जो है आप देख रहे हैं, ये इनकी भतीजी है, ठीक है, नीस है, और ये उनके इसरो साइंटिस्ट के क्या दोस्त थे। इन दोनों ने मिल करके इसे लिखा है। और इस किताब का उद्घाटन किसने किया था? तो इस किताब का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अमित शाह जी यहां पर रोल में आ गए हैं, तो जाने रहना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर चौथा, एकलव्य मॉडल आधारित विद्यालय, सॉरी आवासीय विद्यालय, इसे क्या कहते हैं, EMRS, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक और कला उत्सव 2023 किस जगह पर आयोजित किया गया, बताइए। चलिए जवाब दीजिए। अच्छा, एक चीज मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि ठीक है आपका पेपर टल गया, आपका री एग्जाम होना, लेकिन कुछ लोग अभी अभी उन लोग के दिमाग में पता क्या चल रहा है, होली बीत जाने दो फिर स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत से लोग इस दुनिया में होंगे, बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है यार। पढ़ाई एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, देखिए खास करके जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में आ रहे हैं, यहाँ पर जिस दिन आपने अपना रिदम तोड़ दिया, जिस दिन आपने कहा लेट्स वेट, या जिस दिन आपने कहा अच्छा ठीक है थोड़ा गैप ले लेते हैं, उस दिन आप अपनी इस तैयारी को गर्त में ले जा रहे थे। आपने जो फ्लो बनाया हुआ, अगर आप पहले 12 घंटे पढ़ रहे थे तो मैं कहूंगा ठीक है, काम डाउन, ओके, आप 8-9 घंटे पढ़ो, लेकिन हाँ डियर पढ़ो पढ़ो, क्योंकि GS इज अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस छोड़ दो, 1 महीने बाद में बुलाऊंगा, तुम अच्छे अच्छे प्रश्नों में तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। तो प्रैक्टिस नहीं छोड़ना, इस चीज को अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो, ठीक है। चलो भैया अगले, हाँ तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी हाँ, देहरादून में आपके हुआ था। और ये जो है ऐसा चौथा चौथा आयोजन था, ये क्या नाम है, चौथा आयोजन था। और एक चीज और आपको यहां से जानना चाहिए, ये 3 अक्टूबर को जो है 2023 को इसका आयोजन किया गया था। कौन से? और ये 4 दिन का आयोजन था। कितने? 4 दिन का ये 4 डे इवेंट था, ठीक है। और ये 3 से लेकर के 6 अक्टूबर 2023 तक चला था। और इसको जो है उद्घाटन किया था श्री अर्जुन मुंडा, श्री अर्जुन मुंडा जी ने जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, ठीक है। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर ना? श्री अर्जुन मुंडा जी ने किया था, 4 दिन का इवेंट था, 3 से 6 चौथा था ये। और ये क्या है, बाकी हो गया, पर देहरादून में इसका उद्घाटन हुआ था। चलो अगला प्रश्न है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या था? चलिए बताइए। आपको पता है कि हर साल एक आध दो क्वेश्चन तो जरूर जो चारों एरो हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो, इसमें जीएस पेपर 1 में आपका जो है वर्ड और उसके थीम से संबंध में 1 से 2 प्रश्न हर साल पूछ ही लेता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है 1 लाइफ 1 लीवर, यानी क्या, एक जीवन एक लीवर। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल की 28 जुलाई को, जी भैया, क्या, हर साल 28 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, चलो यूपी स्पेशल प्रश्न है कि यहाँ पर नंद बाबा दुग्ध मिशन की जो शुरुआत की गई थी, इसके लिए कितनी राशि जो है बजटीय आवंटन किया गया था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? यार पता है उस दिन मैं कह रहा था कि केवल 70% लोग जो है यहाँ पर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। मैंने कल जा करके अपने डाटा में देखा, ये मैं तो कम बताया था भाई, 79.8% लोग ऐसे हैं जो क्लासेस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। बताइए भैया, इतनी मेहनत की जाती है, इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है, हर चीज़ों को विस्तृत तरीके से बताई जाती है, समय का ख्याल रखा जाता है, आपका एक भी समय बेकार ना जाए इसकी पूरी कोशिश की जाती है, क्या चीज़ें आप में अच्छाई हो सके बताई जाती है। उसके बावजूद ये हाल है कि 80% लोग लगभग जो है बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को देख रहे हैं। क्यों ऐसा भैया, क्या बुराई है? आपसे सब्सक्राइब करने में मैंने 1 भी रुपया तो लिए मांग नहीं रहा हूँ। आप लोग हजारों रुपए का जो है जा करके टेस्ट सीरीज मार्केट से खरीद के करते हो, वो फ्री में मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। चीज़ें डिटेल में बताता हूँ, जिस चीज़ के लिए आपको बैठ के खुद से देखना पड़ेगा उस चीज़ को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, एक बार रिवीजन करो, पूरी स्ट्रेटजी भी बता रहा हूँ, पूरी चीज़ करा रहा हूँ, बस आपसे एक सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा। बताइए, ये बुरी चीज़ है। मेहनत करता है कोई तो उसको, अगर उसकी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो उससे छोटी चीज़ अगर वो मांगे जो खास करके आप देने लायक हैं तो कभी उसे इनकार मत करिए। जो मैं आपसे लाइक और क्या सब्सक्राइब और छोटे मोटे शेयर के जरिए मांगता हूँ वो आप कर दिया करिए। 80% यार, मतलब मेरी मेहनत कहीं ना कहीं जो है दिख नहीं रही है, बस इतना जान के चलिए, दिख नहीं रही है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या है? 1000 करोड़। कितना है? 1000 करोड़, ठीक है। 1000 करोड़ जो इसमें आवंटन किया गया है। दरअसल जैसे आपको पता है इसमें यह कहा गया था कि जितने भी जो है डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, जैसे आपको पता है आपके यूपी में 621 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, ठीक है। इन ब्लॉकों में जो है एक कमेटी खोली जाएगी दूध की। जैसे आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे आपके गुजरात में काम करती है, उसी तरीके जैसे अमूल क्यों बढ़ाते, क्योंकि वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बहुत अच्छा काम किया था। इससे को दूध, देखिए जो दूध की क्रांति आई थी उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान था, वो गुजरात से ही निकला था, ठीक है। गुजरात ऐसे आप कागजों में देखिए अलग है, लेकिन धरातल पे जाएंगे तो कुछ सिटीज को छोड़ करके भी बहुत पिछड़ा हुआ एरिया, ठीक है। आपको नहीं पता, ठीक है, वो अलग अलग चीज है। तो 621 यहाँ पर है, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जरिए उनके दूध का सही मूल्य मिल सके, इसकी जो है कोशिश की करने के लिए ये नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना लाई गई थी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि चलो फिलिप्स कर्व के वक्र के बारे में पूछ रहा है। कर्व अंग्रेजी होता है, हिंदी में वक्र कहते हैं। ये किसके संबंध को दर्शाता है? मतलब जब आप फिलिप्स कर्व पढ़ते हैं तो इसमें किस संबंध को, मतलब किन दो चीजों को लेकर के ये कर्व हमें कुछ चीजें बताता है, ठीक है। तो आप एक चीज समझिएगा,
बहुत सारे कर्व हैं यार, के कर्व, वी कर्व और ऐसे तमाम चीजें हैं जो हम लोग के सामने आएगा, पढ़ते रहेंगे, वरना पढ़ाते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें कम समय में क्लासेज, मतलब यथार्थ समय में, नॉट कम, यथार्थ समय में हमें चीजों को करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका सही जवाब क्या है, ए, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जी भैया, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के जो है रिलेशन, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो है रिलेशन यहाँ पर बताया जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन होगा, जैसे इसका यही कर्व बनता है, ठीक है, यहाँ पर आपका ये आता है, ठीक है, ये, तो यहाँ पर ये होता है कि जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, ठीक है। तो ये जब और अगर इन्फ्लेशन घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऐसे यहाँ पर अपोजिट रिवर्स जो है इनमें रिलेशन निकल करके आता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। चलो, पानी के गिलास में तैर, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात ये कहना चाह रहा है, ये आपका गिलास है, यहाँ पानी है, इसमें बर्फ आप डाल रहे हो तो बर्फ क्या होगा, तैरेगा ना दोस्तों, ऐसे से तैरता है ना ऊपर। कोल्ड ड्रिंक लेते हो, आइस क्यूब में डालते हो, क्यूब जो आइस क्यूब होता है तैरने लगता है। अब जब आइस क्यूब पिघलता है तो क्या होता है, बताओ क्या होगा, उसका जो स्तर होगा क्या होगा, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पे इसका क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, बताइए क्या होगा, थोड़ा सा चलिए जवाब दीजिए। हाँ सॉरी, मैं तो सामने ही खड़ा था, अच्छा मैंने ज्यादा टाइम ले लिया शायद। जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया, उतना ही रहेगा जवाब दिया, क्या उतना ही होगा जवाब दिया है, वो सही कर ले। कॉमन सी बात है यार, जब वो ऑलरेडी उतना उत्प्लावन और पूरा दिमाग लगा दोगे वही आएगा। चलो सूची एक को जो है सूची दो से आपको सुमेलित करना है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो, यहाँ पर आपके सामने क्या है, टीन है, निकल है, सोडियम है, क्लोरीन है, इनको आपको मिलाइए, बताइए यहाँ पर 1 2 4 3 क्या होगा, आप दिमाग लगाइए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलिए जवाब दिए। पिछले प्रश्न में ज्यादा समय ले लिया मैंने आप लोगों से, तो चलिए दोस्तों इसे थोड़ा सा कम समय लेते हुए यहाँ पर देखिए, जर्मन सिल्वर क्या होता है। जर्मन सिल्वर जो है कापर, जिंक, निकल और कुछ समय जो है लेड, टीन का क्या होता है, एलॉय होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, जर्मन सिल्वर का आप जो यहाँ पर निकल ले लीजिए, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा आपका, क्लोरीन हो गया, ठीक है। सोल्डर आपका क्या हो गया, टीन हो गया, ये टीन निकल हो गया, और आपका क्या हाइपो बच रहा है तो आपका सोडियम हो गया। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है क्या, डी जवाब दिया है, क्या डी, 2 1 4 3, जितने लोगों ने क्या 2 1 4 3 जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है, 2 1 4 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। रेटिनॉल, टोकोकेरॉल, साइनो कोबालेविन या फिर और अर्गो कैल्सीफेरॉल, बताइए कौन सा सही नहीं है, जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए ये सारे जो है विटामिन के नाम है और विटामिन के संबंध में पूछ रहा है, तो देखिए जो सुमेलित नहीं है वो आपका नाम क्या है, साइनोकोबालेविमिन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये आपका क्या होता है, ये आपका विटामिन B12 होता है, ठीक है, क्या विटामिन B12 होता है, लेकिन विटामिन B12 से आपको ये रोग नहीं होता है, तो पता है ना, विटामिन B12 से आपको ये रोग नहीं होता, इतना तो आप लोग को पता होगा ना। बाकी देखिए क्या होता है, रेटिनॉल कौन सा होता है, रेटिनॉल विटामिन ए हो गया, मैं ए लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाएगा। टोकोकेरॉल आपका क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पर अगर आपसे मैं पूछूं तो यहां पर आपका क्या विटामिन ई हो जाता है, ठीक है, विटामिन ई। और साथ ही साथ फिर आपका अर्गो कैल्सीफेरॉल क्या हो जाता है, जो आपका अर्गो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन D2 हो जाता है, क्या विटामिन D2, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, सारे सही हैं, बाकी ये आपका गलत है। विटामिन B12 से आपको ये दिक्कत नहीं होती है, बल्कि क्या दिक्कतें होती हैं, चलिए थोड़ा सा आप लोग सोच के बताइएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये मैं आपके लिए दे रहा हूं। आईसी चिप प्रायः निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं। चलो, जो संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बनाए जाते हैं, जवाब दीजिए।
देखिए इतनी चीज़ें डिटेल में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए कि आप देखें, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और इससे इन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप जो इतनी दिल से मेहनत कर रहे हैं उसमें सफल हो। सबसे पहला तो कि सबसे बड़ा मतलब मेरे पढ़ाने का अगर कहीं से पूछा जाए तो 70% प्लस मेरा लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद उनमें से कहीं आता है कि चलो ठीक है 5-10% कि यार चलो कम से कम अगर इनको अच्छी लगेगी इसी बहाने थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। कहीं ना कहीं तो ये होता है, मैं झूठ नहीं बोलता, जो बात सच है वो खुल के कहता हूँ, ये मेरी आदत रही है थोड़ी सी। तो चलिए, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, सी जवाब दिया सिलिकॉन, वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वंश द्वारा महिलाओं को जो है प्रशासन में जो है उच्च स्थान दिए जाते थे, बताओ। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिना देखे बिना सोचे तुरंत जवाब देना, ऐसे प्रश्न रटे होने चाहिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, चालुक्य वंश जवाब दिया, वो सही कर ले। कई नाम आपको मिलेंगे, जैसे यार अक्का देवी थी, ठीक है, जो रानी थी। उसके बाद संगीत और म्यूजिक क्षेत्र में जुड़ी हुई थी, जैसे संगीता चूड़ामणि जी थी, संगीता समायसारा जी थी। ये सारे नाम जो आप देख रहे हैं, एक रत्नकारा जी थी, ये सारे जो है महिलाएं थी जिनको अच्छा उच्च पद मिलता था यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है। आप में अगर देखा जाए तो इन चारों में पूछ रहा है कहाँ पर है, तो भारत में इन चारों में अगर देखा जाए तो रबर उद्योग आपका पंजिम में है। पंजिम कहाँ पड़ता है, गोवा में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है, तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ पर, केरला में उत्पादन होता है। जी भैया, आपके इंडिया का सबसे ज्यादा रबर उत्पादन अगर कहीं पर होता है तो केरला में होता है, जहां पर अकेले जो है 74% उत्पादन होता है। कितना, 74%। इसके बाद द्वितीय स्थान पर कोई आता है तो त्रिपुरा है, जहां पर करीब 8.5% के आसपास जो है 8.7% के आसपास उत्पादन होता है, ठीक है। ये टॉप 2 स्टेट्स है जहां पर रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और विश्व में जाते जाते प्रश्न पूछ लेता है कि विश्व में रबर का सबसे बड़ा खरीदार और कंज्यूमर देश कौन सा है, तो उसका नाम आप लोग को पता होना चाहिए, उसका नाम है चाइना, ठीक है। चाइना सबसे बड़ा खरीदार और क्या, कंज्यूमर देश, मतलब जो उपभोग ज्यादा करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान नीनी, ये कहाँ स्थित है, बताइए। दरअसल इसे जो है, जो समुद्र से सटे कुछ राज्य होते हैं उनका अलग, एक होते हैं जो नदियों के जरिए जो है अपना क्या, वो समुद्र से नहीं सटे लेकिन वहां पर नदियों के जरिए जो है परिवहन की व्यवस्था होती है, तो उनके लिए ये जो है संस्था बनाई गई थी जो उनको बढ़ावा देगी। और इसका सही जवाब है, ये कहाँ स्थित है भैया, पटना में ये जो है स्थित है, ठीक है। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इसकी स्थापना 2004 फरवरी में हुई थी, ठीक है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, वरना बड़ी दिक्कत क्या है ना कि जिस हिसाब से आजकल प्रश्न पूछ रहा है, तो आजकल जो भी संस्था देखो उसका स्थापना कब हुआ था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका काम क्या है, एक थोड़ी कुछ चीजें जरूर जो है जानते चलो और इसे दिमाग में बैठाते चलो। और ये पूरी चीजें तभी याद रहेंगी जब आप क्या, इसे रिवीजन करोगे, ठीक है। रिवीजन करोगे, पढ़ाई में बिल्कुल कोताही नहीं करोगे, जो पढ़ रहे थे उसे पढ़ते रहोगे, होली दीपावली मनाते रहोगे लेकिन इनको मनाने के साथ पढ़ते रहोगे, ठीक है। मनाते रहो यार, जिंदगी में सभी चीजें जरूरी हैं, कभी कभी थोड़ा ब्रेक भी आपको बूस्ट ही करता है, लेकिन ब्रेक का मतलब ये नहीं होता छोड़ना, ब्रेक का मतलब होता है लेट्स मेक अ वीकेंड, ओके, बना लो वीकेंड, एक आध दो दिन गैप ले लो, बट नॉट लाइक 3-4 डेज, फिर तो आपकी पूरी पढ़ाई ऐसे की तैसी हो जाती है। भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का व्यापार करती है, मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जब कोई चीज भारत से जा रही होती है तो निर्यात हो रही है तो उसका पूरा एक बीमा होता है। आपको पता है, बीच में आप सुने रहे होंगे वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पर कि जो आपका यहाँ पर लड़ाई चल रहा था गाजा और इजराइल का, तो वहां पर आपको ये सुनने में आया था कि कई देशों जो बीमा कंपनियां उन्होंने बीमा करने से महंगा कर दिया था, इससे बीमा महंगा कर दिया था, इससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था काफी बढ़ गया था, क्योंकि जो भी माल आपका एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है उसका बीमा कराते हैं उस कार्गो का, ठीक है। तो बीमा कंपनियों ने बीमा महंगा कर दिया क्योंकि इतने अटैक हो रहे थे, ठीक है, तो बीमा सब कराते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, निर्यात साख एवं गारंटी निगम जो स्थापित किया गया था जो ये चीजों को करता था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाँ बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। चलो यार नहीं है, बताइए, इससे आसान सा प्रश्न क्या होगा, यहाँ कह रहा नहीं है, बताओ। पॉलिटी पढ़े हो, थोड़ा सा पढ़े होगे तो गलत नहीं करोगे,
कुत्तू सा पढ़े होगे तो गलत नहीं करोगे, सत्तावादी सरकार। जी भैया, सत्ता जैसा कोई चीज नहीं है, यहाँ चीजें चलती रहती है। चलो बताओ, 8वीं अनुसूची संबंधित है, यहाँ पर तमाम जो है क्या आपको संविधान संशोधन दिए गए हैं और सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा संविधान संशोधन और ईयर के हिसाब से सही है जो 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के था या नहीं। क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में कितने 14 ही भाषाएं थी जो 8वीं अनुसूची में शामिल थे, बाद में अलग अलग समय पर संशोधन करके उनमें नई भाषाओं को जगह दी गई है। तो चलिए जवाब दे, इसका सही जवाब क्या होगा। तो 1 2 3 देख लिए। चलो इसका जवाब क्या होगा, डी। ये सारे सही है भाई। आज की डेट में जो 22 है तो अलग अलग समय पर इससे जो है 4 भाषाओं को, जी भैया 92 संशोधन जब आया था 4 भाषाओं को, 21वां संविधान संशोधन जब आया था तो कितनी भाषाओं को, 1 भाषाओं को। ठीक है, ऐसे समय समय पर जो है आपको जो है क्या सिंधी आया था आपके 21वें से, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन 3 भाषाओं को लाया गया था कैसे, आपके 71वें से। ठीक है, तो 1 3 4। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित बस्तियों में से सतलज नदी के किनारे कौन सा स्थित है। चलो बताओ। हड़प्पा के बारे में पूछ रहा है। हड़प्पा से वैसे मैं देखा हूँ, पता नहीं इधर क्या सीन है, बट पिछली बार तक मैंने जितना देखा है हड़प्पा से 1 2 प्रश्न तो प्राचीन काल से थे, क्योंकि हड़प्पा की कुछ जो साइट्स है वो आपके यूपी में आती हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी रोपड़। रोपड़ देखिए भैया कहाँ पर, रोपड़ आपके पंजाब स्टेट में पड़ता है। कहाँ पर, पंजाब स्टेट में आपका जो है ये रोपड़ पड़ता है। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या। आज भी आप जाएंगे तो रोपड़ में आपको देखने को मिलेगा कि ये स्थानीय जो है उनका आज भी जो है चिन्ह देखने को मिलते हैं। शाहनामा, श्री कृष्ण विजय, तहकीक हिंद और रहला। चलो बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या, डी दिया। रहला को कौन लिखा था भैया, इब्न बतूता। इनका पूरा नाम क्या था, इब्न बतूता का पूरा नाम अगर देखा जाए तो बहुत हार्ड है भैया, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता। और इनका संबंध जो कौन सा, ये भैया मोरक्को से आए हुए थे। कहाँ से, मोरक्को से आए हुए थे। और ये जो है क्या अपने जीवन के बारे में चीज़ों को उन्होंने लिखा था, और जब ये घूमते गए लिखते गए तो इसे काफ़ी सारी चीज़ें जो भारत भी आए थे उसके बारे में भी जानने को मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनी थी, इसका नाम क्या था, तहकीकात कमेटी। किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। जी भैया, इसे पूछ रहा है किसके अध्यक्ष कौन से, तहकीकात कमेटी बनी थी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता है 1919 में जो है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इसकी क्या है बनाई गई थी। ठीक है, और इसी के बाद आपको पता होगा कि कौन सा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या, मदन मोहन मालवीय जवाब दिया, वो सही गलत। जी भैया, मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी आई थी। देखिए इसके सदस्य कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे, और भी बहुत से सारे थे। जैसे आपका क्या थे, पुपुल जयकर, CR दास, अब्बास तैयब जी। ठीक है, ये सारे लोग इसके थे। तो टोटल कितने सदस्य थे, टोटल करीब 6 सदस्य थे। ठीक है, 6 सदस्य थे इसमें से जो इसके थे। और अध्यक्ष कौन थे इसके भैया आपके, तो मदन मोहन मालवीय जी, और गांधी जी भी इसके सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको भूलना नहीं है। चलिए, कौन सा फफूंद जनित नहीं है, फंगल रोग नहीं है, बताओ जो फंगल से नहीं होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ फंगल वाला नहीं, उसका सही जवाब क्या दिया, मतलब फंगस के रूप ही नहीं है। तो जितने क्या, खसरा, मिसेल्स। जी भैया, खसरा, मिसेल्स, रुबेला जो आप लोगों ने नाम दिया है वो सही कर ले। ठीक है, ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना कि फंगस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ संस्थान दिए हुए हैं, यहाँ आपकी क्या अवस्थित दी हुई है कि कहाँ क्या स्थित है। तो बताइए, यहाँ पर आपके सामने ये पूरा उत्तर है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जवाब दीजिए। मैं हट जाता हूँ आपकी पूरी स्क्रीन से। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलो दोस्तों, जवाब दो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है आपका, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर देखा जाए तो शुष्क भूमि संस्थान, विपणन संस्थान, शुष्क, तो सेंट्रल फूड वाला तो मुझे पता है, ये वाला तो आपका मैसूर में है। ठीक है, मैसूर में है। ठीक है, सस्य वानिकी वाला आपका जो है झांसी में है। ओके, उसके बाद आप आ जाओ केंद्रीय शुष्क, तो आपका ये उल्टा कर दो यार।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 3। क्लियर, समझ गए, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि कौन सा जो है गोखर पहाड़ पर जो है चट्टानों को काट करके जो 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनकी प्रतिमा को जो है देखने को मिलता है, तो ये किस जिले में स्थित है पूछ रहा है। महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट या कौशाम्बी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और भैया इसी बात पे क्लास अच्छी लग रही है, शाम को 6 बजे भी बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आपके लिए पेपर पोस्टपोन हुआ है, मेरे लिए पता है क्या है, एक आपको और भी अच्छा मौका मिला है। तो जब मुझे मौका मिलता है ना, तो इस चीज़ को मैं और भी अच्छे तरीके से बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि कहीं मौके के चक्कर में कोई हमसे और पीछे वाला अच्छा ना कर जाए। क्योंकि क्या होता है ना, हम तो अच्छा कर ही रहते, पीछे वाला कमजोर था, लेकिन ये बच्चे मौके में वो आपसे आगे ना निकल जाए, कहीं कछुआ और खरगोश की दौड़ ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या महोबा जवाब दिया जी भैया, महोबा जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, जो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था बताइए। माले, नई दिल्ली, ताइपे या पोर्ट लुइस, बताइए। ज्यो शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है, तो भैया ये जो है 11वां संस्करण था, ज्यो शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण था। और इसको जो है हरदीप सिंह पुरी जी ने जो है इसको क्या उद्घाटन किया था, नाम तो जानते ही होंगे। और इसका आयोजन आपके नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, जब हरदीप सिंह पुरी जी द्वारा मैंने बता दिया उद्घाटन हुआ, तो खुद ही क्लियर हो गया होगा कि कहाँ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया। देखिए, हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र बेसिकली उन्हें दिया जा रहा है जो सस्टेनेबल तरीके से चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर एलईडी की लाइट लग गई हो, और जो है बिजली के लिए वो ज़्यादा सोलर पैनल का प्रयोग कर रहे हैं, और जो है वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं, सीवर वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। तो इन चारों में से जो बात सही है, वो चारों में से अगर कोई सही है दोस्तों, तो मेरा जवाब है आप लोगों के लिए क्या है, विशाखापट्टनम। वैसे 3 4 शायद काफी स्टेशन को जो है यहाँ पर हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र जो है हाल फिलहाल दिनों में मिल रहा है। अच्छी चीज है, ये सब प्रोत्साहन की चीजें हैं। साफ सफाई देखिए क्या होता है ना, हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है थोड़ा साफ सफाई हो। ठीक है, तो वही चीज चाहते हैं। कौन सा प्रादेशिक विभाग जो है सिंधु और सतलज नदियों के जो है मध्य में स्थित है, पूछ रहा है ऐसा कौन सा इनमें से हिमालय का पार्ट है जो इन दो नदियों के बीच में पड़ता है। देखो, हिमालय नहीं पड़ेगा, ठीक है, असम भी नहीं पड़ेगा, चलो 2 हटा दिया। पंजाब और कुमायूं में से बताओ, पंजाब और कुमायूं में से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। देखते थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़े होगे तो गलत नहीं करोगे। तो इन्होंने क्या पंजाब जवाब दिया, सही करो यार, मैं तुरंत कहा थोड़ा से पढ़े होगे गलत नहीं करोगे। ये आपका जवाब है, बताइए। ए कारण है, कथन है, जवाब दीजिए यार, बहुत आसान सा प्रश्न है, बताओ। ऐसे प्रश्न इस बार बहुत पूछा था आर के एग्जाम, अगर आप लोगों ने, मैं तो बार बार कहता हूँ, एक बार फिर से बैठ के पढ़िए आप लोग आर एग्जाम। मतलब पढ़ने का अंदर से जो पेपर इस बार आया था 2023 आर को लेकर के, उसके पेपर को एक बार फिर से बैठ करके आप पूरे प्रश्न को देखिए, एक बार देखिए, तब आप समझेंगे मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि भैया बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। इसमें हमें बिल्कुल भी खुद से गलती करने की जगह नहीं देनी। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बी जवाब दिया है, ये दोनों सही है, लेकिन ये सही स्पष्टीकरण बिल्कुल ही नहीं दे रहा। ठीक है, समझ गए, करता है लेकिन गृहित जी भी रिजिड नहीं है। हम गृहित माने अंग्रेजी में रिजिड कहते हैं, हमारा सेमी रिजिड सेमी फ्लेक्सिबल है। हमने ना पूरी तरीके से रिजिड बनाया है, मतलब कठोर ना बनाया, ना हमने बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, मतलब क्या कि कुछ भी कर लो नहीं, बहुत ही अच्छे समन्वय स्थापित किया है। और बिल्कुल भैया देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी, सारी चीजें आपको इन्हीं संविधान में ही वर्णित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो निम्नलिखित किसके द्वारा उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। मतलब कौन उस पर जो है अनुमति रोक सकता है कि भैया ये पास तो कर लिए लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, राष्ट्रपति। जी भैया, ये राष्ट्रपति क्या करेगा, साइन ही नहीं करेगा, तो साइन नहीं करेगा, तुम्हारा सब पास करा लो, कोई मतलब नहीं है। वो एक अलग प्रोसेस कि अगर उसने दोबारा भेज दिया तब तो साइन करना पड़ेगा, लेकिन उसने ले लिया कुछ साइन नहीं कर रहा है, तब तो क्या करोगे, कोई इसके लिए नियम ही नहीं है। अगर आपने राष्ट्रपति को डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसके पास जो पावर होते हैं, वीटो बिल, ये तमाम तरह के, उसके बारे में आपको पढ़े होंगे, तो आप समझिए मैं क्या बोल रहा था।
उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 के को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर संवैधानिक अधिकार असंवैधानिक घोषित किया था? ठीक है, असंवैधानिक घोषित किया था। इसको बताओ किस अनुच्छेद के अंतर्गत? प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम, जी भैया आपको पता है अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 यही कहता है कि देखो कि आपका जो है कि अगर आप सही से अपने कोई भी राज्य अगर सही से अपने काम को नहीं कर रहा होगा तो वो जो है क्या कहते हैं, केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति रूल लगा नहीं सकता है वहां के राज्यपाल से पूछकर। और 355 356 में बहुत थोड़ा सा अंतर है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी जो अब 22 हो गए? चलो यार ये प्रश्न का जवाब दो। अभी मैंने बताया है, इसका मैं क्या ही बोलूं, मतलब क्वेश्चन रिपीट है तो रिपीट है, तो जवाब मिल गया। क्या मिल गया आपका? 92 था भैया, 1976। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चलिए बताइए, पंचायत समिति के लिए किस प्रतिमान की मतलब 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर या 4 स्तर? जैसे जो अशोक मेहता, बलराव मेहता, ऐसे तमाम तरह की समितियां बनाई गई थी जिन्होंने समय समय पर अपने सुझाव दिए। उन सुझाव को बहुत स्तर, दरअसल इन्होंने कुल 132 सिफारिशें दी थी, 132 सिफारिशें दी थी। ठीक है, और इन्होंने एक चीज कहा था कि द्विस्तरीय, इन्होंने कहा था कि 3 स्तरीय नहीं, इन्होंने कहा था कि 3 टीयर की जगह हम 2 टीयर करें, और 2 टीयर में एक आपका जो है जिला स्तर पर हो और दूसरा आपका मंडल हो। जी भैया, पंचायत मंडल हो जहां पर आपकी चीजें की जाए। ठीक है, इन्होंने क्या द्विस्तरीय की बात की थी, समझ गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके ज्वालामुखी पर्वत है, ये आपका देश है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? जवाब दीजिए जी भैया। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने माउंट रेनियर, एटना, पेरिकुटिन, टाल, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए आप समझिए। माउंट रेनियर कहाँ है? आप अगर देखेंगे तो वाशिंगटन में जो कैस्केड रेंज नहीं है, कैस्केड रेंज, ठीक है, वहां पर सबसे ऊंचा अगर कोई पर्वत है तो माउंट रेनियर है। तो यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ये यूएसए से हो गया। ठीक है, उसके बाद एटना, एटना आप आ जाओ। एटना आपको कहाँ मिलता है? एटना आप इटली देखो, इटली में जो आपकी सिसिली है, सिसिली के जो आपके पूर्वी किनारे पर आपको ये जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जान के चलो। और यहीं पर आपको पता है ना वोल्केनो यहाँ पर है, यहाँ अभी एक्टिव वोल्केनो है। उसका बाद ताप, ताल आपका कहाँ है? फिलीपींस, देख लो फिलीपींस में है, और यहाँ पर भी वोल्केनो है, यहाँ पर भी वोल्केनो है। अब पेरिकुटिन, जी भैया पेरिकुटिन आपका क्या बच रहा है? मैक्सिको जो बच रहा है, ये यहाँ से आपका हो जाएगा। ये भी आपका क्या है? पर्वतीय एरिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और यहाँ जो देख रहे हो ना, ये जो टाल है यहाँ पर चेन्स ऑफ वोल्केनो, यानी क्या वोल्केनो का पूरा एक क्या देखते हैं, पूरा एक जो है कड़ी रूप में जो है वोल्केनो देखने को मिलता है। ठीक है, वोल्केनो मतलब क्या होता है? जहां से लावा निकलता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 1। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सी का, अरे मैंने गलत जवाब दे दिया देखो मैं जवाब देके मैं गलत टिक लग रहा हूं। ए का 4, ठीक है, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2। अरे यार सही था, मैं कहाँ की दुनिया में हूं। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के किस स्तर उत्तरदायी होता है? चलो बताओ। अंग्रेजी में होता तो आप लोग तुरंत समझ जाते, हिंदी में इसका सही, हिंदी में भी समझ ही जाओगे यार। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया? आयन मंडल। जी भैया, आयन मंडल से होता है क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर जो आयन पार्टिकल्स होते हैं जो इसके रेडियो वेव्स के क्या होते हैं, आवाजाही के लिए जरूरी होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक मिसाइल प्लान वेग से अगर जो है दौड़ी गई है, ठीक है, छोड़ी गई है, दौड़ी नहीं छोड़ी गई है बेसिकली, तो इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा? चलो ये प्रश्न बहुत बड़ा होगा, थोड़ा सा ही पढ़े होगे तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ऋणात्मक जवाब दिया है वो सही कर, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है असत्य है? अवसादी शैलों के बारे में कौन सा असत्य है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? ये 4 कथन दिए, चारों कथन में से बताओ कौन सा असत्य है।
यार क्लास अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो इसी बात पे सब्सक्राइब क्यों नहीं करते और लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार, ये बताओ। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज पूछ रहा हूँ भैया, 79 पॉइंट समथिंग % लोग जो है बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, क्यों? कोई कमी है तो मुझे समझ में आती है कि ठीक है मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है चीज़ें अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब, तो ये थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ, बट आप मेरे लिए दिल से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, छोटी चीजें, बिना पैसे वाली चीजें। मेहनत मैं कर रहा हूँ, आपको बस केवल 10 सेकंड का काम करना है। ठीक है, तो चलो भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या जवाब दिया है, डी। ये कह रहा है कि ये शैलें जल में नहीं बनती। जी भैया, आप चूना पत्थर जानते हो, चूना पत्थर का बहुत हिस्सा आप देख लोगे जल में ही बनता है। ठीक है, चलो, लाइम जिसे कहते हैं, लाइम स्टोन जानते हो, ये भी जो है आपके औषधि शैल का होता है, जो ज्यादातर आपके जलीय स्थानों पर ही देखने को मिलता है। बाकी बिल्कुल बस इसमें ताप और दाब की वजह से ये जो है बनते हैं, ये आक्रिस्टलीय होते हैं, और इनमें जो है क्या, इनमें लेयर्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस एक में डायमेंटीना स्थित है? चलो भैया, ये आज का आखिरी प्रश्न है, जवाब दीजिए। ये आज का आखिरी प्रश्न है, जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि मैंने बार बार कहा है क्लास बहुत लंबी नहीं, 40-45 मिनट क्लास, जिससे आप लोग पढ़ें तो पढ़ने बैठें। और बार बार कह रहा हूँ, जो यहाँ पढ़ रहे हो इसका शॉर्ट नोट जरूर बनाओ, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों को आपको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। बाकी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है माय डियर, तो दैट इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर। ओके, आप यहाँ पर मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, तैयारी संबंधी किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी तरह की दिक्कत हो, क्या कैसे करना है, आप यहाँ से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं किए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसका सही जवाब यहाँ पर क्या है, प्रशांत महासागर। डायमेंटीना होता क्या? डायमेंटीना बेसिकली क्या था, जब आपके अंटार्कटिका से आपका जो ऑस्ट्रेलिया, जो आप देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो मैप में, ऑस्ट्रेलिया जब आपके अंटार्कटिका से अलग हुआ था, तो वहां पर उसने एक जो है पूरा ट्रेंच बनाया था। ट्रेंच माने क्या, गर्त होता है। ठीक है, वहां पर उसने ट्रेंच का निर्माण किया था। और ये डायमेंटीना जो है बहुत देख रहे, बहुत लंबा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपके इंडियन ओशियन, आप देखो यहाँ इंडियन ओशियन नहीं दिया, वरना वो भी एक सही जवाब हो जाता। तो इंडियन ओशियन के आप जब पूर्वी हिस्से पर जाते हैं, ठीक है, साउथ साइड में, तो आपको देखने को मिलता है। वहीं आप प्रशांत महासागर के जब क्या, वो पश्चिमी साइड में, साउथ साइड आते हैं, तो आपको देखने को मिलता है। आप अगर मैप में जाके डायमेंटीना ट्रेंच सर्च करेंगे गूगल पे, तो थोड़ी सी आपको पिक्चर्स के जरिए भी चीजें आपको दिखा दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें बताता हूँ, इसीलिए बताता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करोगे तो चीजें और भी ज्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि समझना है तो थोड़ी सी मेहनत खुद की भी जरूरी है, क्योंकि मैंने बार बार कहा, खुद से देखोगे, खुद से करोगे, तो चीजें यहाँ नहीं, यहाँ भी बैठेंगे, यहाँ का कॉन्टेक्ट हो गया, तो फिर वो कोई नहीं भुला सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। सर बाय बाय, टाटा, सी यू। जाते जाते लाइक नहीं किया, लाइक करें, कमेंट करो। शाम को 6 बजे क्लास बहुत जल्द शुरू हो रही है। और फिर कह रहा हूँ, पढ़ाई ब्रेक नहीं करनी है, बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई ब्रेक नहीं करनी है, पढ़ाई करते रहो। पोस्टपोन हुआ, लेकिन कहीं कोई कछुआ आपसे आगे ना निकल जाए, खरगोश हो तो कछुए को पीछे ही रहने देना, तो खरगोश बने रहो। तुम मत कछुआ बन जाओ, वरना कछुआ खरगोश हो जाएगा, तुम कछुआ बन जाओगे, मामला वही सब खत्म, बाय बाय, टाटा हो जाएगा। ठीक है, चलो, ओके, बाय।